बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पंसोता। पंसोता साहब, आज हम सबसे पहले तो बात करेंगे, बल्कि मुसलसल ही बात करेंगे, क्योंकि इस हफ्ते में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा रिमार्क्स जो हैं वो सख्त बार बार आए, ऑर्डर्स आए सुप्रीम कोर्ट के। पहला ऑर्डर हम डिस्कस करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिमार्क्स दिए, उन्होंने ऑर्डर दिया कि कोई भी करप्ट आदमी जो फाइनेंशियली या प्रॉपर्टी की मद में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाता है, किसी को फ़ायदा प्राइवेट पर्सन को पहुंचाता है, उस शख्स को जो है वो सरकारी नौकरी पर दोबारा रखना या उसको मुस्तकिल रखना जो है वो नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि ये एक मामला कुछ चल रहा था कि जंग में जो है वो 270 कनाल ज़मीन थी, उसको जो है सरकारी ज़मीन थी, उसको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था। तो सवाल इसके अंदर ये है कि पंसोता साहब, इसमें तो पहले ही ऑलरेडी कानून मौजूद है कि जो अकाउंटेबिलिटी कोड से जो सज़ा याफ्ता मुजरिम हो जाते हैं उनको अदालत की जानिब से जो है वो एक उनके लॉ के अंदर मौजूद है कि वो दोबारा अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो वो सरकारी मुलाजिम नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। शादाब साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा ही एक मैं समझता हूँ ज़रूरी था जो डिस्कस करना था। इसमें मकसद ये नहीं कि चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा क्या है, इसमें मकसद ये है कि लॉ जो उन्होंने डेवलप किया है। चीफ़ जस्टिस साहब प्राइमरीली जो उनका काम था सबसे ज़्यादा वकालत में भी वो सर्विस मैटर्स ज़्यादा करते थे और इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस और सर्विस के ऊपर बहुत अच्छी जजमेंट्स हैं। अब होता शादाब साहब ये है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी में पंजाब सर्विसेज एंड ट्राइब्यूनल एक्ट का जो है, इसी तरह फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल एक्ट जो है, उसके तहत सज़ाएँ मुख्तस की गई हैं। अब होता ये है कि लेट से पुलिस में अगर एक आदमी इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ एनी मिसकॉन्डक्ट तो उसको पुलिस के लेवल पर सज़ा दी जाती है, डीपीओ सज़ा देता है, वो आरपीओ तक जाता है, पुलिस ऑफिसर का जो हाईएस्ट रैंक है वो पुलिस एडिशनल आईजी पंजाब है, वहाँ से फिर सर्विसेज ट्राइब्यूनल और फिर सुप्रीम कोर्ट है। अब हो ये रहा है महकमों की हायरार्की में कि ये जो सज़ाएं दी जा रही हैं, ये सज़ा तो मिलती है शुरू में, डिसमिसल फॉर सर्विस रिकमेंड हो गई, उसके टाइम बाय द टाइम ये सर्विसेज ट्राइब्यूनल तक पहुंचते हैं, सर्विसेज ट्राइब्यूनल तक पहुंचते हुए वो सज़ा बिल्कुल डाइल्यूट हो जाती है। अब उस आदमी ने करप्शन की है, मिसकॉन्डक्ट है, ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की, कुछ भी नहीं की, वो होके ऊपर सुप्रीम कोर्ट चले जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी मोस्टली यही रिवाज होता था कि सर्विस ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर है उसको बड़ा कम इंटरफेयर किया जाता था। जज साहब ये फरमा रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब, कि जब आपका एक सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद है, उसमें एक चीज़ साबित हो गई है कि एक आदमी ने 270 जो कनाल है अराजी वो ट्रांसफ़र कर दी है आगे एक रेवेन्यू ऑफिशियल ने, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी उसकी सज़ा को कम कर दिया जाए? इसके बरअक्स के डिपार्टमेंट ये लिख के दे रहे हैं कि इसकी सज़ा कम ना करें, लेकिन आप उसकी सज़ा जो है कम करने की तजवीज़ कर रहे हैं। उस पर जो हमारी ट्राइब्यूनल है उनकी तरफ से जो जवाब आया, उन्होंने कहा जी हमारे पास पावर्स बड़ी वास्ट हैं सेक्शन 5 के तहत, और उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए हम सेट असाइड कर सकते हैं, ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने आगे से कहा कि इन पावर्स का मकसद ये नहीं है कि ये अनब्रिडल्ड हैं और स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रेशन आप एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइज करते, कि जो दिल कर रहा है आप डिस्क्रेशन को एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। जो आपका काम है वो आपने ये देखना है, और आप तो सबसे पहला चेक हैं। जो सर्विसेज ट्राइब्यूनल है ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 212 के तहत क्रिएटेड है, और वो जो 212 कहता है वो इसलिए कि एक प्राइमरी साथ जो है सर्फेस दिया हुआ है, आपको एक प्लेन दिया हुआ है जहाँ पर ये जो करप्ट या जो मिसकॉन्डक्ट में इन्वॉल्व ऑफिशियल्स हैं उनको आप आहिस्ता आहिस्ता सर्विस से बाहर निकाल दें। ये नैब वगैरह की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए अगर ये वाले इदारे जो हैं वो प्रॉपरली इफेक्टिव फंक्शनिंग कर रहे हैं। एक चीज़ में ये नहीं है, अभी ये ऑलरेडी ये मौजूद नहीं है, इदारे मौजूद हैं, एक्सरसाइज जो डिस्क्रेशन कर रहे हैं वो बड़ी अजीब तरह कर रहे हैं कि बंदे छोड़ दिए। अब मसलन एक और केस सुनते हुए उन्होंने उस पर उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो मेंबर नंबर 1 हैं पंजाब सर्विसेज ट्राइब्यूनल में उनको चेंज किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर जो है वो रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। उन्होंने कहा ठीक है इसकी सज़ा कम कर दो, कोई ऐसी बात नहीं। जज साहब कह रहे हैं कि जहाँ पर चीज़ प्रूव्ड है, होता ये है कि जब आपको रिमूव किया जाता है या आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है, आपके खिलाफ पहले एक इंक्वायरी होती है, उन इंक्वायरी की बेसिस पर आपको सज़ा दी जाती है। लेट से डीपीओ ने एक सज़ा दी, उसके खिलाफ आप आरपीओ के पास जाते हैं, आरपीओ एडिशनल। अब रिवाज ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वो सज़ा कम होती जाएगी। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि सज़ा को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप आउटराइट ब्लैंकेट सजाएं दें, लेकिन ये भी नहीं ना होना चाहिए जहाँ प्रूव हो गया तो वहाँ पर आप छोड़ दें। अब ये जजमेंट आ गई है, क्या ये लॉ बन गया है या इसके लिए कोई गवर्नमेंट की सतह पर कोई इसमें लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी ताकि ये मामलात को जो है वो प्रॉपर चले? क्या इससे पहले हुकूमत को ये ख्याल नहीं आया कि इस तरह की कोई कानून साजी की जाए कि एक शख्स जो है कन्फेशन भी कर रहा है या उसका प्रूव हो गया कि उसने ये गलत काम किया है
तो उसको दोबारा आप सर्विस के अंदर रखें। इसमें पहले कोई कानून मौजूद नहीं है या अब कानून साजी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को? सब कानून मौजूद है, कानून एक्सरसाइज करने के तरीके कार के ऊपर जो है वो गिला था और उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब को इतराज़ था। होता ये कि एक जुडिशियल ऑफिसर पावर डिफरेंटली एक्सरसाइज करता है। ये जो मेंबर्स मोस्टली लगे होते हैं ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में आपको पता है एक दूसरे की बड़ी सपोर्ट की जाती है कि कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कंपैशन के अंदर किसी के खिलाफ नरम दिल रखने में और एक बिल्कुल आउटराइटली सज़ा माफ़ करने में बड़ा फ़र्क है। जो सज़ा उसके मुताबिक बनती है, आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक जुडिशियल पोजीशन आप एंजॉय कर रहे हैं। सर्विसेज ट्राइब्यूनल एक्ट, इसमें बड़े बड़े ज़बरदस्त अफसर रहे हैं। इसके चेयरमैन थे पिछले हमारे जनाब सईद अख्तर साहब, रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज थे। व्हाट अ फाइन जेंटलमैन। उस टाइप की हमें इस वक्त ज़रूरत है लोगों की, मेंबर्स की, जो कि एक्सरसाइज करें अपनी अथॉरिटी जुडिशियसली। और अब आपने जो बात की ना कि लॉ बनाना पड़ेगा, लॉ सारा एग्जिस्ट करता है। अब इस जजमेंट के बाद मेंबर्स 20 दफ़ा सोचेंगे कि आपके पास लिखा हुआ आ गया है कि जनाब इसके खिलाफ इंक्वायरी में प्रूव हो गया कि ये आदमी गिल्टी है मिसकॉन्डक्ट का, तो लिहाजा हम डिसमिसल फॉर सर्विस रिकमेंड करते हैं। अब वो मेंबर मुझे बताएं किस तरह उससे डिविएट कर सकता है? वो कहेगा जी बिल्कुल करते हैं। हाँ, अगर उसको लगता है कि इंक्वायरी किसी 2 नंबर तरीके से हुई है, उसमें कोई उसके खिलाफ ज्यादती है, कोई महकमे की अनाद है, वो बात उसको वो रीजंस एक्सप्लेन करें। जज साहब ने कहा है कि आपकी ऑर्डर में रीजंस भी नहीं होते ना, आप लिखते हैं। मैं बिल्कुल समझता हूं कि महकमे में जब इंक्वायरियां कराई जाती है कि दफा जबरदस्ती आपके खिलाफ करवाई जाती हैं, बट आप एक्सप्लेन करें उसको, सो दैट व्हेन इट रीचेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑब्वियसली डायलेट अपॉन दैट और उसको बेहतर तरीके से आप मामले को आगे। अच्छा, इसका क्या रूल है? अब अगर ट्रिब्यूनल ने किसी को सजा दे दी तो उसके खिलाफ उसकी रेमेडी क्या है? वो जाहिर है एक शख्स को अगर सजा सुनाई गई है, उन्होंने तो अपना पूरा माइंड अप्लाई करके उसको सिस्टम को उसको सजा सुना दी, लेकिन कोई ना कोई उसकी रेमेडी है। हाई कोर्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, जैसे अब ये भी मौजूदा केस ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। शादाब साहब, रेमेडी पंजाब सर्विसेज ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट है और फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट है। फेडरल जो है वो ऑब्वियसली हाई कोर्ट्स नहीं है बीच में, डायरेक्ट नहीं, हाई कोर्ट में रिट वगैरह नहीं हो सकती अनलेस के बहुत ही कोई पॉइंट ऑफ लॉ इस तरह का आ जाए कि जी हमें सुना ही नहीं या कोई ऐसी बात, तब भी इवन इन दैट केस भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी अपील है। अब होता ये कि इस ऑर्डर को जज साहब ने फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल में भी भिजवाया है और पंजाब सर्विसेज ट्राइब्यूनल में भिजवाया ताकि उन मेंबरान को पता लगे कि एक्सरसाइज डिस्क्रेशन कैसे करनी है। आई थिंक गालिबन 7-8 पेज का ऑर्डर है और ये काफ़ी तफसीली जजमेंट उन्होंने दी है और इस हद तक सख्ती कर दी है कि आपने एक दूसरे केस में तो कहा कि मेंबर को रिमूव करें जो ये समझता है कि 20,000 रुपये रिश्वत लिए तो उसको छोड़ दें। यही मैं बात कर रहा हूँ कि क्या इसमें कोई फ़र्क है कि एक शख्स ने 20 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया रिश्वत दिया और एक शख्स ने 2,000 रुपया 5,000 रुपया या 20,000 रुपया रिश्वत दिया, तो क्या उसके साथ नरमी होनी चाहिए 20,000 वाले के साथ? शादाब साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल एक और मैं आज आपसे करता हूँ। आप सर्विस स्ट्रक्चर्स में जाते हैं, आप हमारे पटवारियों से मिलते हैं, पुलिस वालों से मिलते हैं, इन सब से मिलते हैं। आपने कभी सुना होगा कि जी फलाना सरकारी अफसर विदाउट नेमिंग एनी डिपार्टमेंट बड़ा करप्ट है, उसके खिलाफ केस भी चला जी महकमे के अंदर, लेकिन 2 साल 1.5 साल बाद उसी महकमे में वापस होता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट को अब देनी पड़ी है। होता ये है कि वो सिफारिशें मिलाइन करके एक दूसरे से मिल मिला के जाके करते कराते जब तक वो बात आती है ना महकमे के हेड तक, वो आता है कि जी मुझे माफ़ कर दें। भाई आपको माफ़ ज़रूर किया जाए अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो या बॉर्डर लाइन केस हो, लेकिन अगर आपको माफ़ इस चीज़ पे कर दिया जाए कि आपने एक बंदे से लाख रुपया लिया है कि मर्डर की तफ्तीश में आप उसको बेगुनाह लिखेंगे और वो गुनहगार हो, तो आप समझते हैं इस बात में माफ़ करना चाहिए? लेकिन साहब, वो जैसे वो कहते हैं ना, वो मज्जा दियाँ पहना थे। अगर एक पुलिस वाले ने रिश्वत ली है, उसकी इंक्वायरी करने वाला जो है वो आ गया है पुलिस वाला ही है, मतलब इंस्पेक्टर है या ASI है, उसके पीछे DSP इंक्वायरी कर रहा है, या महकमाना कार्रवाइयों में नॉर्मली यही होता है कि उसी महकमे का हेड जो है तो उसको अप्रोच किया जाए, उसको पकड़ा जाए, ये तो फिर नॉर्मल चीज चलती होगी। तो इसके लिए कोई अलग सिस्टम नहीं होना चाहिए? सर, ये जो आपने मिसाल दी है हमारी पंजाबी की मज्जा मस्जिद दियाँ बहना, ये फिर मिसाल आप जुडिशरी में भी अप्लाई करें, वहाँ तो नहीं होती। अब अगर आप देखें तो अरशद मलिक का केस भी तो जजेस ने सुन के उसको फारिग किया है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हमारे सुपीरियर जुडिशरी के लोग भी फारिग हुए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फलाना। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप जिधर भी बैठे हुए हैं आपने अपनी डिस्क्रेशन इंसाफ से एक्सरसाइज करनी है। आपने ये नहीं करना कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। जुडिशरी तो नहीं करती सपोर्ट एक दूसरे को उस तरह, उधर तो फैसले आते हैं। जुडिशरी में तो देखे ना पंसोता साहब, जो हमारी अपर जुडिशरी है, हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं, आप ये भी तो देखें कि एक आम वकील वहां तक नहीं पहुंच सकता एज अ जज। वो कितना प्योरीफाई करके पहले वो हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। जैसे जज अरशद मलिक साहब की आपने बात की थी, तो उसके लिए जो एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, उसके अंदर जो लोग बैठे हैं उनका आप प्रोफाइल देखिए, मतलब इतना हाई प्रोफाइल। नीचे वाले जो छोटे केसेस हैं जो मतलब आम महकमाना कार्रवाई है, अब एक महकमे में है ही करप्शन,
आप देखें ना, जैसे मतलब मुख्तलिफ महकमे में, किसी महकमे का नाम नहीं लेता, मशहूर होते हैं कि ये करप्शन के लिए बादशाह हैं, तो उसमें तो जो असिस्टेंट है वो भी उसी तरह होगा और जो डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी उसी तरह ही होगा। शायद आप सब महकमे की या प्रोफाइलों की बात नहीं होती, बड़े बड़े डिसेंट ऑफिसर्स हैं हर हमारी सिविल सर्विस में भी, और मेजॉरिटी बहुत अच्छे हैं। होता ये है कि ज़रा चेक एंड बैलेंस की बात है, जुडिशरी में फैसला करते हुए आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा उसका कमी है कि यार चलो माफ़ कर दो, ये कर दो। मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत कंपैशन एक्सरसाइज करनी चाहिए सज़ाओं में, ये वो जहाँ पर ज़्यादती हुई, लेकिन वहाँ नहीं। मतलब मैंने एक बंदे की अपील खुद पढ़ी हुई थी जिसके ऊपर डकैती के पर्चे थे एक इंस्पेक्टर के ऊपर, और इवेंचुअली उसकी अपील अलाउ हो गई थी, और वो कहता था जी कि चूंकि अभी इसके ऊपर प्रूव नहीं हुआ केस, और बाद में वो केस में सजा याफ्ता मुजरिम हो गया था, अब वो जो डकैती का मुजरिम है वो बाहर निकल के क्या करेगा, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बिल्कुल पंचोता साहब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक फैसला जो है वो डिस्कस करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने वो फैसला जारी किया है जिसमें वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरान के हवाले से डिटेल से बताया गया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद जी। पंचोता साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई है, इसमें जो मुशीरान ख़ुसूसी और मुआवनीन ख़ुसूसी जो है वो रखे गए हैं हुकूमत की जानिब से। इसमें पहले आप थोड़ा सा एक बता देंगे कि क्या जजमेंट है इसकी जो आई है डिटेल्स, फिर इस पर डिस्कस करेंगे कि एक नॉन इलेक्टेड आदमी आके फ़ैसले करता है, ब्रीफिंग्स देता है, वो किस तरीके से हम उसको समझें। पहली तो बात यह कि जी इस जजमेंट को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया था ARY के ऊपर, और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक अपनी पॉलिसी एक्सप्लेन की थी जो कि समझनी बड़ी ज़रूरी है, जहाँ से ये सारा कुछ एमिनेट होता है। उसमें उन्होंने ये कहा कि एक वज़ीर जो है वो उस एरिया का कॉम्पिटेंट वज़ीर होना चाहिए और वो उस एरिया में मास्टर होना चाहिए, तभी वो अपना महकमा चला सकता है। और साथ साथ उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी भी अब वैसी नहीं रही जिसमें सेक्रेटरीज ऐसे हैं कि वो चला सकें, इस वजह से मुझे स्पेशलाइज्ड लोग लाने पड़ते हैं। रज़ाक दाऊद साहब का उन्होंने नाम लिया और लोगों का, उन लोगों को स्पेशलाइज्ड लोगों को ला के मुझे वहाँ पर इनैक्ट करना पड़ता है ताकि वो इदारे को चला सकें। देखिए वज़ीर आज़म साहब की ये वाली बात शायद प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो बहुत अच्छी है कि वहाँ पर आप टेक्नोक्रेटिक हुकूमत लाते हैं, बट जो आइन की विल है उसके मुनाफी है। यही बात अतर मिनल्ला साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है उसमें ये कहा है। उन्होंने कहा है कि ये जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, ये जो हैंड पिक्ड लोग हैं, दे आर चोजन एट द विम्स एंड विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी है कि वो लगाएं, लेकिन इनका ये काम नहीं है कि कैबिनेट जो है उसके अंदर बैठें, मीटिंग्स को प्रिजाइड करें, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स उनको करें, वजारतें दें इनको, ये करें वो करें। तो ये तो फिर बड़े पॉलिसी स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, ये तो प्राइम मिनिस्टर की एड और असिस्टेंस के लिए। पंचोता साहब, आपकी बात में एग्री करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो चैनल को इंटरव्यू दिया उसमें ये बात कही, लेकिन 22 साल की जदोजहद के बाद इमरान खान साहब वज़ारत उज़्मा तक पहुंचे हैं, तो क्या इस 22 साल के अंदर उनको उनके इर्द गिर्द कोई कॉम्पिटेंट शख्स नहीं आया? क्योंकि देखिए इमरान खान साहब की तो माशाल्लाह ये सिचुएशन थी कि अगर वो मेरे आप जैसे को भी टिकट दे के खड़ा करते तो हम भी जीत जाते, तो फिर क्यों नहीं ऐसे लोगों को इलेक्ट करवा के लाया गया? शादाब साहब, यहाँ पर बेसिक हमारा जो है ना जी एक डिसएग्रीमेंट है। एक मिनिस्टर का, आप फर्ज करें पेट्रोलियम का मिनिस्टर है, आपके ख्याल में उसके पास उसका पेट्रोल स्टेशन अपना होना चाहिए तो वो पेट्रोलियम का वजीर बन सकता है? या अगर आप बिजली के वजीर तब तक नहीं बन सकते जब तक आप वापडा में नहीं रहे? नहीं सर, ये बात इनहेरेंटली गलत है। होता ये है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में कि जो इंस्टीट्यूशनल हेड होता है, जो कि मिनिस्टर है, ही जस्ट हैज़ टू मेक द पॉलिसीज उसको आगे एड एंड असिस्ट करते हैं सेक्रेटरीज। अब आप ब्यूरोक्रेसी में ये कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में अपने सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर लोगों को प्रमोशन नहीं दे रहे। आज जो सेक्रेटरी कैबिनेट है वो कल को सेक्रेटरी इंटीरियर जो वो फलाना है। आप अपने स्ट्रक्चर में लोगों को ऊपर लाएं, बेस्ट बंदा ऊपर आए, वो उसको असिस्ट करे। मिनिस्टर जो है उसका तो काम है, जिस तरह एक होता है ना जी मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइप की बात उसने एडमिनिस्टर करना है। अब आपके ख्याल में वजीर आजम हर महकमे को जान सकते हैं? फिर इसके मुताबिक तो फिर जो उनका लॉजिक है, वजीर आजम को हर महकमे का एक्सपर्ट होना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी सारे महकमों को ओवरसी करना है, या जिन के वजीर आजम साहब वजीर हैं वो भी होना चाहिए। ऐसे नहीं होता पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। बता दूं, रिपीट कर दूं आपको, थोड़ा बता दो, नकवी साहब जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, वो उनको ज़ाहिर है इतनी ग्रिप नहीं थी। माशाल्लाह इमरान खान साहब तो बहुत हाई प्रोफाइल में है, तो वो क्या करते थे कि जो महकमे का सेक्रेटरी है, जब उनके पास पूछा जाता था उनसे कि भाई आप इसके ऊपर एजुकेशन पे दें, तो वो सेक्रेटरी एजुकेशन आ जाते थे। वो कहते थे हेल्थ पे दें, सेक्रेटरी हेल्थ आ जाते थे, वो आके ब्रीफिंग देते थे। तो आपको शायद इस बात का पता होना चाहिए कि जो कानून में गवर्नमेंट की डेफिनेशन है वो सेक्रेटरी होता है, गवर्नमेंट डिफाइंड जो है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ होता है कि जी वजीर जो है, वजीर ने हर चीज़ करनी है। वो सर वजीर का काम है उस चीज़ को सही तरह लेके चलना।
हाँ ठीक है, अगर आपकी कैबिनेट में कोई बंदा लेट से इकोनॉमिक्स का बंदा है, आप उसको इकोनॉमिक्स की वजारत दे दें अगर आप समझते हो बेहतर है, बट इसलिए ना दें कि वो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट वजारतें होती हैं, उसका काम नहीं, नीचे सेक्रेटरी ने उसको असिस्ट करना है, उसका सिर्फ काम ये है कि ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है, क्योंकि वो अवाम का नुमाइंदा है। अब मैं अपने हल्के से जो है, फर्ज करें जिस बंदे को मैंने नुमाइंदा इलेक्ट करके भेजा हुआ है, मैंने उसको कोई किसी एक चीज़ का वजीर तो नहीं बनाने के लिए भेजा हुआ, मैंने तो उसको भेजा है कि वो मेरी उमंगे, मेरी मुरादें, जो कुछ है वो वहां पर जाकर कन्वे करे। पंचोता साहब, ये जो मुशीरान हैं, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनका अगर हम प्रोफाइल देखें, बैकग्राउंड देखें, तो ये शहजाद अकबर साहब हैं, इनको एहतसाब के हवाले से तजर्बा इससे पहले था जिसकी बुनियाद पर लाया गया। इसी तरीके से जो पावर में जो होंगे मुशीर, उनको कोई पावर में तजर्बा होगा या इस तरह की कोई चीज़, ये आप बताना चाह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों को लाया गया ये एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट है अपनी फील्ड में, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में आप ये काम नहीं कर सकते। जो मिनिस्टर है उसकी पावर्स डिफरेंट हैं, स्पेशल असिस्टेंट एक डिफरेंट नेचर है, एडवाइजर्स डिफरेंट हैं, उनका काम डिफरेंटली उनको इंस्ट्रक्ट करना है। ये नहीं है कि वो पॉलिसी मेकिंग में आके बैठ जाएं, उधर मीटिंग्स को प्रिजाइड कर रहे हैं और हर चीज़ जो है उसको आगे लेके चल रहे हैं। इसको थोड़ा सा उन्होंने मना किया, बिकॉज विल ऑफ द पीपल उनके थ्रू रिफ्लेक्ट नहीं होती। रज़ाक दाऊद साहब को किसी ने इलेक्ट नहीं किया हुआ, या और लोगों को मैं किसी का नाम लिए बगैर उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया हुआ। नहीं, लेकिन वो मैं आपको देखें, इनके अंदर से ही गवर्नमेंट पे ही जो उनके कुछ मिनिस्टर्स की जानिब से भी, उनके MNAs की जानिब से भी इस चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़ाहिर किए जाते हैं कि हमारे साथ भी अगर डिस्कशन हो तो इस चीज़ का गिला वो अंदरूनी व निजी महफिल में वो ज़रूर करते हैं कि वो इलेक्ट होके आए, उनकी ग्रिप है, उनको पता है इस चीज़ का, लेकिन नॉन इलेक्टेड लोगों को जो है वो लाकर, और फिर सेकेंडली पंचोता साहब कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल शहजाद अकबर साहब को वोट दिया है अपने हलके में, उनको मैं आगे लेके आया हूँ, तो आपको कैसे फिर वो मिनिस्टर बना सकते हैं, सॉरी वो मुशीर बना के आपके फैसले ही इंप्लीमेंट किए जाए? मैंने तो एक शख्स को अपना माइंड दिया कि भाई मेरा ये वोट है, आप स्याह करो सफ़ेद करो। सर बात ये है कि हम जो मर्जी कह लें, आर्टिकल 91 जो है वो बड़ा सिंपल बात करता है कि जो कैबिनेट की डेफिनेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड जो उसके फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ठीक है जी, उसमें इन सब लोगों का जिक्र कहीं पर नहीं है। तो आर्टिकल 93 के तहत है कि आप प्रेसिडेंट जो उसकी एडवाइस पर उन किसी को अपॉइंट कर सकते हैं फलाना। सो उन लोगों का जब वहाँ पर जिक्र नहीं, या तो फिर आप आइन बदलें या फिर आप सारी की सारी उसकी स्कीम बदलें। मुझे कोई इतराज़ नहीं है कोई स्पेशलिस्ट आके बैठ जाए, और स्पेशलिस्ट जो होता है ना उसको ये भी पता होता है मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, आज रिमूव हो जाऊंगा। जिस बंदे ने हल्के में जाना होता है ना वो 10 दफ़ा सोचता है चीज़ें करने से पहले। बिल्कुल पंचोता साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके डिस्कस करेंगे कराची के हालात के ऊपर कि इलेक्ट्रिक्स की जानिब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग परेशान हैं, और इसके हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं। हुकूमत पे भी उन्होंने जो है वो उंगली उठाई है, उन्होंने एतराज़ किया है, इसी तरीके से कि इलेक्ट्रिक्स पे भी एतराज़ किया है। वो ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी पंचोता साहब, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो हैं वो रिमार्क सामने आए हैं, उसमें काफ़ी बरहम नज़र आ रहे थे वो कि इलेक्ट्रिक्स पे भी और उसके अलावा हुकूमत पर भी, फेडरल हुकूमत पर भी पेमेंट्स का उन्होंने कहा कि अवाम तो देखिए बिजली का बिल जो है पंचोता साहब, ये तो मुझे भी पता है कि आपको भी पता है कि ऐसे ही वो क्या कहते हैं ना, फौरी तौर पर फेंक दिया जाता है आगे कि ये लाओ ये जमा कराओ, और आपको जो भी बिल आएगा किसी भी सूरत में आपने वो जमा करवाना है। अब जब आपको इतने पैसे लेके, आपकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा लेकर आपको रिलीफ ना मिले, और फिर कराची के लोग बेचारे, बिजली आए तो सारा कराची डूब जाए, सॉरी पानी आए तो बारिश हो तो कराची डूब जाए, उसके बाद फिर कई कई दिन बिजली ना आए, फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का? सर ये सारे के सारे जो रिमार्क्स दिए गए हैं, उन्होंने कहा है कि जी फेडरल गवर्नमेंट है दैट इज़ इनकेपेबल ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट। बड़े स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं कमिंग फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस इन पाकिस्तान, लेकिन चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल ही इज़ विद इन हिज राइट्स टू से व्हाटएवर ही वांट्स। लेकिन साथ साथ ये भी बात उन्होंने कही कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक जो कि एक फेडरल महकमा है वो फेडरल गवर्नमेंट को पैसे भी नहीं दे रहा, और फेडरल गवर्नमेंट कैसी फेडरल गवर्नमेंट है जो कि उनको सुपरवाइज भी नहीं कर पा रही, उनसे पैसे ले भी नहीं पा रही, क्लर्क की तरह लगे, एक क्लर्क की तरह लगे हुए। दूसरा इन्होंने ठीक ठाक उनके पैसे देने, वो कह रहे हैं जब ये मामला इनके आपस में नहीं चलेंगे एक ऐसे इदारे के साथ जो कि है भी उनके साथ लिंक्ड, तो फिर आप क्या समझते हैं? तो वो उन्होंने फिर साथ ये ऑब्जर्व किया कि जो इस तरह के लोग हैं उनको बल्कि उन्होंने वर्ड्स बोले हैंग कर देना चाहिए। बड़े वंस अगेन सीरियस रिमार्क्स हैं, बट चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने दिए हैं एंड ही इज़ विद इन हिज राइट्स टू से व्हाटएवर ही वांट्स,
तो वो उन्होंने कहा इन लोगों को टांग देना चाहिए, जो एक मिसालन मकसद होता है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि दीज आर पीपल आर इनकेपेबल, और ये लगता नहीं कि हुकूमत चला सकते हैं फलाना। किसी हद तक उनकी बात दुरुस्त है कि अगर आप एक फेडरल महकमे को नहीं चला सकते, जो कि है भी आपके डायरेक्टली अंडर, आपका हमेशा सिंध से ये गिला रहा है कि जी सिंध की सारी पावर्स जो है वो हमारे पास नहीं है, बिकॉज सिंध में हुकूमत डिफरेंट है। तो फिर यहाँ पर तो आपका मसला अपना है, क्यों नहीं के इलेक्ट्रिक आपको पैसे दे रही, क्यों नहीं उनके मसाइल हल हो रहे। और इसके ऊपर जो बिल्कुल हक बजानिब है चीफ जस्टिस साहब ये सारा कुछ कहने के, और चीफ जस्टिस साहब चूंकि इस एरिया को बेहतर भी समझते हैं, हेल भी कराची से करते हैं, तो ही नोज इट बेटर। अब यहाँ पर देखें ना पंचोता साहब, फिर वही जब हम वोट की बात कर रहे थे मुशीरान वाले मामले पे, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो अवाम ने जिनको वोट दिया, चाहे वो फेडरल में बैठे हैं चाहे वो सिंध में बैठे हैं, वो एक दूसरे पे टॉस कर रहे हैं। आपके घर में बिजली नहीं आ रही है, आपके घर में वो 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है और आप रो रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, सारा ट्रांसपोर्ट ख़त्म हुई है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि इन्होंने ख़राब किया, वो करते हैं कि इन्होंने किया। तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा किया चीफ जस्टिस साहब ने, इसका कुछ असर तो होना चाहिए इन पे। सर 2015 से उन्होंने पैसे ही नहीं दिए हुए। अब मुझे एक बात बताया ना, फेडरल गवर्नमेंट की बिजली कराची में आपके सामने है, बाकी पाकिस्तान के अजला में बिजली बंद होती है, कराची कैटास्ट्रोफी हिट हुई है, मुझसे एग्री करते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद ना किसी का कोई लेना ना देना, तो फिर चीफ जस्टिस साहब क्यों ना ये काम करें। और बिल्कुल जो रिस्पॉन्सिबल है किसी प्रोविंशियल हुकूमत के खिलाफ होता है तब भी एनीबडी, तो चीफ जस्टिस साहब फिर जहाँ पर अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं अथॉरिटी एंड डिस्क्रेशन, वो उनकी करनी बनती है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब, आपने डिटेल से हमें बताया। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।